घूमेगा कहाँ? चलिए देखा जाएगा, शुरू कीजिए आप, शुरू कीजिए। इस पर आ रहा है मोबाइल का। आप शुरू कीजिए, हम इधर से कर देते हैं। कि आप लोगों ने रिपोर्ट किया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में, उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यदि दिक्कत होगी तो वीडियो इसी का बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप फिर उससे समझ जाएंगे। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। आप चालू नहीं ना, शुरू है ना। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात हम कर रहे थे कि जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है शुरू हुआ है वो एकदम शुरू से, रेस्पिरेशन जहाँ से शुरू किया। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही शुरू कर दे रहा हूँ इसको। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस है वो नोज से शुरू होता है, और नोज में जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसे हम नासा द्वार कहते हैं, नासल कैविटी, वो उसके थ्रू वो एयर पहुंचता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से एक ब्रांच निकलते हैं। जो ब्रांच पहुंचता कहाँ है, तो वो पहुंच जाता है आपको लैरिंक्स में। और लैरिंक्स मतलब कि जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हम आवाज़ पैदा करते हैं, और उस वॉइस बॉक्स से वो एयर जो है लैरिंक्स से वो पहुँचता है, उस कनेक्ट होता है ट्रैकिया में। ये ट्रैकिया एक पाइप है जो लैरिंक्स से कनेक्टेड होता है, और फिर ट्रैकिया से दो ब्रांचेस निकलते हैं। ट्रैकिया से ये दो ब्रांच निकलते हैं, और ये दोनों ब्रांच जो हैं वो कहलाते हैं ब्रोंकस। इस ब्रोंकस से फिर वो आ जाता है आपको पूरे लंग्स में। इस लंग्स में जो दोनों तरफ आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये लंग्स का पोर्शन है, और इस लंग्स में जब एयर पहुंचता है तो वहाँ पर वो अलग अलग डिफरेंट ब्रोंकियोल्स हैं। इस ब्रोंकियोल्स के माध्यम से फिर वो एल्वियोली एयर सैक्स में पहुंचता है। एयर सैक्स में जब पहुंचता है तो फिर हार्ट का एक्सपेंशन होता है, हवा जब उसमें फिल्ड अप होता है तो, और वहाँ से वो एयर फिर ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेल्स तक पहुँच जाता है। वहाँ फिर फूड का प्रॉपर जो है कंबशन होता है, और कंबशन होने के फलस्वरूप पीछे हम पढ़े थे कि वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी का हमारा बॉडी यूज़ करता है, और जो वेस्ट क्रिएट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिर अगेन वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुँच जाता है हमारे लंग्स में, और लंग्स से फिर वो नोज से नासल कैविटी नोज होकर के वो बाहर आ जाता है। इसके अतिरिक्त जो ब्रीदिंग रेट की बात हो रही थी, तो जो ब्रीदिंग रेट हमारा है, इस ब्रीदिंग रेट के पहले इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में जो क्वांटिटी है डिफरेंट गैसेस के या वाटर वेपर के, उसमें इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 21% हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हम इनहेल करते हैं, और उसके साथ वाटर वेपर कुछ मात्रा में मिक्स होता है। यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये जब हम सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं। और आफ्टर कंबशन जब एनर्जी रिलीज होती है तो जो हम एयर एक्सहेल्ड करते हैं, जिसको बाहर निकालते हैं, उसमें ऑक्सीजन 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वो इनहेल्ड 0.04% से 4.4% हो जाता है, और वाटर वेपर अलॉट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब बात थी रेट ऑफ ब्रीदिंग की, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग में हमने जाना कि जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है वो पंप्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पंप करता है, जैसे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है वो पंप्स इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पंप करता है। और जो एवरेज जो ब्रीदिंग रेट, व्हाट इज ब्रीदिंग रेट, तो द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट मैन,
जो एक वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें एवरेज ब्रीदिंग रेट जो होता है वो अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में एट रेस्ट पोजीशन में एक एडल्ट मैन 15 से 18 बार सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। दिस ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ये ब्रीदिंग रेट दोबारा जो है वो इंक्रीज करता है विद फिजिकल एक्टिविटीज, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रीदिंग रेट बढ़ता जाता है। इसका मुख्य रीजन होता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी को मोर एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो उस ज़्यादा जो मोर एनर्जी को फुलफिल करने के लिए मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और उस अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज करता चला जाता है। तो रैपिड ब्रीदिंग सप्लाइड मोर ऑक्सीजन, तेज जब ब्रीदिंग रेट तेज होता है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करता है टू द बॉडी सेल्स, शरीर के कोशिकाओं तक, सेल्स तक, फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए जो है वो मोर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए रैपिड ब्रीदिंग, सांस लेने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो जब व्हेन वी ब्रीथ फास्टर आफ्टर एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज के बाद तेज गति से सांस लेते हैं, सो एज टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ एनर्जी सफर्ड बाय आवर बॉडी इन डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते समय जो हमारे शरीर से ऊर्जा का ह्रास होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमारा ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाता है। अब जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये ब्रीदिंग के प्रोसेस में हमने बताया कि जो वाटर में हम ब्रीद नहीं कर सकते, इनसाइड वाटर वी डू नॉट ब्रीथ व्हेन वी आर डाइविंग, जब हम पानी में गोता लगाते हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर डजंट हैव फ्री एयर और ऑक्सीजन फॉर अस, वाटर में हमारे लिए कोई फ्री एयर अवेलेबल नहीं होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं वाटर में, और इसलिए जो डाइवर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। अब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टिंग है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग ब्लड के थ्रू होता है, और ब्लड में एक पिगमेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स तक। इस हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, जो एडल्ट हेल्दी पर्सन होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 1 डेसीलीटर जो ब्लड होता है उसमें 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ब्लड सफिशिएंट अमाउंट, जितने हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन के, उतने ऑक्सीजन को वो कैरी करता है, और कैरी करने के बाद वो हमारे सेल्स तक ले जाता है। बट यदि डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाए, यदि हीमोग्लोबिन का अभाव हो जाए हमारे ब्लड में, तो उस परिस्थिति में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो घट जाता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब घट जाती है तो घटने के फलस्वरूप कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होता है, टायर्डनेस, थकान महसूस होती है, क्योंकि जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी को उतना एनर्जी फुलफिल नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट वी फील टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, हमारे शरीर में एनर्जी का अभाव हो जाता है। तो यहाँ इस परिस्थिति में क्या होता है कि पर्सन लुक्स पेल एंड लूजेस वेट, मनुष्य अपना वजन जो है वो घटने लगता है, मनुष्य का वजन। तो मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। यहाँ पर अब 2 चीजें हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है रेस्पिरेशन के फलस्वरूप। यहाँ एक टॉपिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात आती है, CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होते हैं ये फॉर्म व्हेनेवर अ फ्यूल बर्न्स इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर।
अब जैसे कोई फ्यूल है, उसको जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जितना ऑक्सीजन चाहिए किसी वस्तु को जलने के लिए, यदि उससे कम मात्रा में ऑक्सीजन उसको मिल पाता है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनस गैसेज हैं। और जैसे इसका एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कोल को हम यदि जलाते हो किसी क्लोज्ड स्पेस में, यानी कि उसको हम ये कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई में जब हम उसको जलाते हैं तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्रिएट होता है तो ये प्रोड्यूस व्हेन पेट्रोल बर्न्स इन कार, जब कार में पेट्रोल जलते हैं तो वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट होता है। और हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी, हीमोग्लोबिन के पास एक अट्रैक्शन पावर होता है ना, जिस अट्रैक्शन पावर के वजह से है ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन की अपेक्षा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर, जब उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब हम इनहेल करते हैं, या मान लिया जाए हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा है ज़्यादा, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल्ड हो जाता है पर्सन के शरीर में। और इनहेल्ड होने के बाद ये क्या करता है कि बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली विथ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ बड़ी मजबूत तरीके से बाइंड कर जाता है। और बाइंड करने के फलस्वरूप वो ब्लड को रोक देता है ना फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करने में, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग जो रूट्स, जो मार्ग है उसको अवरुद्ध कर देता है। और अवरुद्ध जब कर देता है तो उस परिस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की स्थिति में हम सफोकेशन फील करते हैं, श्वासावरोध फील करते हैं, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो अ पर्सन जो होते हैं कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, वो प्रॉपर मात्रा में सांस नहीं ले पाते हैं। और इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि लंबे समय तक वो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं तो पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, फेंट कर जाना एक प्रकार से हम कह सकते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड कैन इवन डाई ड्यू टू ऑक्सीजन स्टार्वेशन, और ऑक्सीजन की कमी के वजह से, ऑक्सीजन के अभाव के वजह से मनुष्य मर भी सकता है। तो पर्सन हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आर गिवन ऑक्सीजन मास्क टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। अब जब ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है तो उस परिस्थिति में उनको ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, ऑक्सीजन डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है। और सीरियस केस में पेशेंट को जो वेंटिलेटर्स होते हैं उस वेंटिलेटर्स पर, उसे ही जो सांस लेने में परेशानी जब होती है तो उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। और फिर अलग तरीके से उनको जो आर्टिफिशियल मेथड है, कृत्रिम तरीके से उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात की थी मैंने पिछले क्लास में। किन्हीं ने एक प्रश्न किया था, मैंने अमीबा में रेस्पिरेशन का प्रोसेस बतलाया था कि उसमें सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। कल किन्हीं ने प्रश्न किया कि पैरामीशियम में रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस विधि से होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जस्ट लाइक अमीबा, अमीबा के तरह ही पैरामीशियम में भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। बाकी ह्यूमन बींग्स में ये कम्प्लेक्स सिस्टम है रेस्पिरेशन का, जो नोज से लेकर के और एल्वियोली तक एक प्रक्रिया है। इसके बारे में नोज से ये फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया जो दो ब्रांचेज है वहाँ से फिर लंग्स में आते हैं। लंग्स में फिर ये ब्रोंकस के थ्रू लंग्स में एल्वियोली में आकर के जो एयर सैक्स होते हैं वो कंप्लीट होता है। ब्रीदिंग रेट, एक सिंपल डिफिनीशन है इसका कि एवरेज ब्रीदिंग रेट जो एक एडल्ट मैन में होता है वो 15 to 18 टाइम्स होता है। 15 to 18 टाइम्स हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो वीडियो नहीं आ रही है, आपने जो
नोट कर रहा है तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और फिर अगेन इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, आप उसको देख लेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है नेटवर्क का। तो ये प्रोसेस ब्रीदिंग रेट यहाँ पर, तो दो चीज़ों के बारे में हम लोग जाने यहाँ पर, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेज जो है लाइफ प्रोसेसेस के, वो ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी सेल्स से बना है, और जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और उस सेल्स के थ्रू है ना जो ऑर्गेनिज्म है मे बी एबल टू मेंटेन इट्स लाइफ एंड सर्वाइव। और उस सेल की वजह से जो एनिमल्स हैं वो अपने लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म में कुछ अरेंजमेंट होते हैं, खास करके मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये अरेंजमेंट जो होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं, विच कैन कैरी द एसेंशियल सब्सटेंसेज। जो एसेंशियल सब्सटेंस है उसको वो कैरी करता है। एसेंशियल सब्सटेंस में हम पीछे पढ़ रहे थे कि एक तो जो हम देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनल, वहाँ भी फूड माउथ से कैरी होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक आता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड का कैरिंग होता है, ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसका कैरिंग होता है। रेस्पिरेशन में हमने जाना कि लंग्स से ऑक्सीजन का कैरिंग होता है। तो ये कैरिंग मटेरियल्स यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एसेंशियल सब्सटेंस का ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी भागों में ट्रांसपोर्टेशन होता है, सो दैट दे रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। और सेल की बात मैंने बताया मिलियंस ऑफ मिलियंस सेल्स है। अब इतने सेल्स तक ये ट्रांसपोर्टेशन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का होता है, इतने सेल्स तक ट्रांसपोर्टेशन गैसों का होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि कैरिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। एक नॉर्मल भाषा में ये डिफाइन होता है। लेकिन जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। जैसा कि पीछे हम पढ़े कि न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है। तो ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। ये जीवन की एक प्रक्रिया है इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें शरीर के एक भाग में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है सब्सटेंस को, है ना, और कैरी टू द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और एक पार्ट से एब्जॉर्ब करके शरीर के अदर पार्ट्स में यानी कि डिफरेंट पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लार्ज ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, है ना, वो अलग अलग। रेस्पिरेशन में हमने देखा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, डाइजेशन में हमने देखा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो लार्ज ऑर्गेनिज्म नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर बॉडीज टू सप्लाई ऑल देयर सेल्स विद फूड। पहला काम होता है कि भोजन को शरीर के सभी भागों तक, प्रत्येक हिस्सों तक, ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम किया जाता है। दूसरी बात कि जो बॉडीज हैं उसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन का काम फूड का, ऑक्सीजन का एंड वाटर और पानी का, इसके अलावे अदर मटेरियल्स भी होते हैं जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनफैक्ट स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। और इस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जो उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ट्रांसपोर्टिंग में वन एंड ऑफ द बॉडी टू अदर एंड जो है ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया चलती है। तो दो तीन चीज़ें एसेंशियल है हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस के लिए जो ट्रांसपोर्ट करता हो, उसमें फूड है, एयर है और वाटर है।
अब जैसा कि न्यूट्रिशन में हमने जाना है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस और एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस, प्लांट्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस, एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस। ठीक उसी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया जो होती है वो उसके लिए दो प्रकार के टिश्यूज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस एलेबरेट देन एनिमल्स। एनिमल्स की अपेक्षा उसमें कम होते हैं क्योंकि प्लांट्स आर लेस एक्टिव। पौधे एनिमल्स की अपेक्षा कम एक्टिव होते हैं। सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विथ मटेरियल सो क्विकली। तो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उसको उतनी जल्दी जो मटेरियल्स जो सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ड्यू टू द ब्रांचिंग शेप of a plant, all the cells of a plant can get oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis directly. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम जाना कि प्लांट्स के रूट, स्टेम, इन लीव्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ उसकी आवश्यकता होती है। तो जो सब्सटेंसेज हैं उसका जो सप्लाई होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसमें वाटर और मिनरल रूट्स के थ्रू, फिर जो प्रिपेयर्ड फूड लीव्स में होते हैं वहां से फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द प्लांट सेल्स पूरे प्लांट्स में, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। प्लांट्स में दो प्रकार के कंडक्टिव टिश्यू यानी कि मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो प्रकार के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इस जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल को कैरी करते हैं, वेरीज फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट लीव्स। प्लांट के पत्तियों में जो फूड प्रिपेयर होता है उस फूड का को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम टिश्यू की आवश्यकता होती है। तो ये दो प्रकार के जो ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम्स हैं, जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम विच कैरीज द फूड मटेरियल विच द प्लांट मेक्स। प्लांट जो भोजन तैयार करते हैं उस भोजन को फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो प्लांट में है, प्लांट में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग होता है उसको बांटा गया है फिर दो भागों में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल जो जाइलम के थ्रू होता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंस में हार्मोन्स आ जाते हैं, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंतर्गत होता है। ये दो प्रकार के जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है, प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट को फूड की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, प्लांट्स को वाटर की आवश्यकता होती है, और प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल साल्ट जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। उस मिनरल साल्ट को जो वेरियस पर्पस हैं यानी कि मेकिंग प्रोटीन्स यानी कि सरवाइव करने के लिए जो और सब्सटेंस की ज़रूरत होती है उसके लिए उनको मिनरल साल्ट की ज़रूरत होती है। तो वो वाटर में वो मिनरल साल्ट्स डिजॉल्व होते हैं और वाटर और मिनरल साल्ट दोनों जाइलम टिश्यू के थ्रू कंडक्ट होकर के लीव्स तक पहुंचता है। इसमें हम देखेंगे कि वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है एंड उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, और वो फिर अलग अलग जगहों तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक। इन द लीव्स वाटर इज यूज्ड इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में
उस वाटर का, जो मिनरल साल्ट डिजॉल्व वाटर है, उसका उपयोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। एंड वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट मूव फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स थ्रू द टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यू कॉल्ड जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। अब इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये लीव्स तक जो पहुंचता है, वो दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं। उसमें एक जाइलम जो वेसल्स हैं उसके थ्रू, और दूसरा ट्रैकिड्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स जो है वो नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। पिछले क्लास में भी हम जाने हैं कि जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जाइलम, तो फिर जाइलम में बहुत सारे अलग अलग उसके ब्रांचेज हैं। तो जो जाइलम वेसल्स हैं और जो ट्रैकिड्स हैं, ये नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू हैं जिसमें थिक वॉल्स होते हैं, और इसके थ्रू वो कंडक्ट होकर के पहुंचता कहाँ, लिव्स तक पहुंचता है। तो जाइलम वेसल्स इज अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट्स। ये एक ड्रेन पाइप की तरह, ऐसे देखने में वो इनविजिबल होता है, लेकिन ये पाइप की तरह पूरे प्लांट में ये क्या करता है, रन करता है। ये जाइलम टिश्यू, चूंकि पूरे प्लांट में रन करने का मतलब कि वो रूट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है। और उसके बाद जो इंड वॉल ऑफ द सेल्स हैव ब्रोकन डाउन सो अ लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म। और जो इंड वॉल होते हैं उसके, वो जो होते हैं वो ब्रोकन होते हैं, कहाँ, तो सो लॉन्ग ओपन ट्यूब की तरह वो होते हैं। Xylem vessels run from the roots of the plant right up through the stem and reach the leaves। अब वो रूट से स्टेम से लीव्स तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद ये ब्रांच इनटू एवरी लीफ ऑफ द प्लांट्स, हर पत्तियों तक जिसमें ग्रीन पिगमेंट मौजूद होते हैं, जहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वहां तक पहुंचता है। जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। जैसा कि हम जाने हैं कि ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि कोई साइटोप्लाज्म जो होते हैं या न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। जो आप देख रहे हैं कि जाइलम वेसल्स हैं, ये नॉन लिविंग है। इसके जो वॉल्स, थिक वॉल्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये इस वॉल्स में आपको सेलुलोज पाया जाता है, और लिग्निन एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है। सो जाइलम वेसल्स आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टेम। इसमें लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस है जो क्या करता है कि उस प्लांट्स के स्टेम को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस देने का काम करता है। फिर जो जाइलम वेसल्स हैं वो इंटायरली लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स हैं और हैव पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल। उस थिक सेल वॉल में पिट्स, थोड़े उभार होते हैं, गड्ढे की तरह पाए जाते हैं। पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स, ये ओपन पोर्स होते नहीं हैं। और थिन एरिया ऑफ द सेल वॉल वेयर नो लिग्निन हैज बीन डिपोजिटेड, जिसमें लिग्निन डिपोजिट नहीं होता है। यानी कि जो प्लांट्स हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूल देने वाले पौधे, आइदर ओनली जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट वाटर। फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टिंग का काम या तो जाइलम वेसल्स अकेले कर लेता है, या नहीं तो फिर जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों मिलकर के वाटर ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। ट्रैकिड्स लॉन्ग थिन स्पाइनल शेप्ड सेल है, लंबा, पतला और स्पाइनल के शेप का होता है, और इसमें वाटर फ्लो फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर थ्रू पिट्स। और वो जो उसमें पिट्स बने होते हैं, उसी पिट्स के थ्रू जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑल्दो ऑल द प्लांट्स आर ट्रैकिड्स, जितने प्लांट्स हैं उन सबों में ट्रैकिड्स पाया जाता है। दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स, या तो सिर्फ जाइलम वेसल्स वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है फ्लावरिंग प्लांट में, या फिर दोनों मिलकर जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों मिलकर वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ओनली ट्रैकिड्स,
जो होते हैं वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में कार्य करते हैं। ये इसका बेसिक जो रूल्स है, ये रूल्स के अंतर्गत आता है। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल है, उस मैकेनिज्म में जो जाइलम वेसल्स है वो रूट से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके जाइलम टिश्यू के थ्रू वो पहुंचता है लीव्स तक। और जो फूड प्रिपेयर्स होते हैं, जो भोजन तैयार हो जाते हैं, उस तैयार भोजन फिर फ्लोएम के माध्यम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचता है। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो वाटर सक्टअप, जो पौधे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फिर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के थ्रू वो भोजन बनता है। और उस वाटर में जैसे हमने देखा कि वाटर वेपर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि जो वाटर वेपर लिटिल अमाउंट में हम इनहेल करते हैं और लॉट ऑफ अमाउंट में हम उसको एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स में भी रूट्स का काम है कंटिन्यूअस, अगर वाटर अवेलेबल है तो वाटर को वो एब्जॉर्ब करके कंटिन्यूअस सप्लाई करता रहता है। फिर लीव्स में जितने अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो उस अमाउंट में वाटर को कंज्यूम करके फूड प्रिपरेशन का काम करता है। और रेस्ट ऑफ वाटर जो होते हैं वो फिर वेपर के रूप में लीव्स से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ जो प्रेशर है वो एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यही बात मैं कर रहा था कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर जो है वो इवोपरेट होकर के लीव्स से बाहर आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस जो हैं, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब जो फूड प्रिपेयर्ड होते हैं लीव्स में, वो लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचते हैं। वो प्रोसेस जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का, वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इसमें अब जो फ्लोएम है, तो जाइलम में हमने पढ़ा दो चीज़ें हैं कि ये जाइलम वेसल्स हैं और ट्रैकिड्स हैं। इन दोनों का काम है ट्रांसपोर्ट करना। जो फ्लोएम है, उस फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास होते हैं क्या, तो वो होते हैं सीव ट्यूब्स। ये सीव ट्यूब्स एक अलग ट्यूब है जो प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस सीव ट्यूब के माध्यम से, जो सीव ट्यूब है फ्लोएम में, वो सीव ट्यूब विच फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग सेल्स। अब पीछे हम जान रहे थे कि जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स ये नॉन लिविंग है। जो फ्लोएम है, उस फ्लोएम में जो सीव ट्यूब है, उस सीव ट्यूब को हम जानते हैं ये लिविंग सेल्स है विच कंटेन साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं बट नॉट न्यूक्लियस। वहाँ जो जाइलम टिश्यू की बात होती है, तो उसमें जो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स है, इसमें ना तो साइटोप्लाज्म और ना ही न्यूक्लियाई। फ्लोएम टिश्यू में जब